सो ओके गाइस, हमने पहले पार्ट में आपको बता दिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के बारे में। आज हम जानेंगे वेज टू चार्ज, यानी कि किसी भी बॉडी को हम चार्ज कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए गाइस कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेज टू चार्ज। वेज टू चार्ज, अब क्या मतलब है इस चीज़ का, हम सबसे पहले ये समझते हैं। वेज टू चार्ज यानी किसी भी बॉडी को जो कि न्यूट्रल है उसको चार्ज करना है। तो इसके 3 तरीके होते हैं बेसिकली। देखते हैं हम पहले चार्जिंग बाय कंडक्शन, दूसरा हो जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन, तीसरा हो जाएगा चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। ओके, नाउ चार्जिंग का क्या मतलब है। चार्जिंग का मतलब है, मान लेते हैं अपने पास एक न्यूट्रल बॉडी है। कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी से क्या मतलब है? न्यूट्रल बॉडी से मतलब है कि इस बॉडी में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जांपल, यदि सोडियम की बॉडी है तो इसमें सोडियम हटाओ, अब नहीं समझोगे उतना। अगर मान लो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 प्रोटॉन है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बॉडी है। अच्छा, फिर मान लेते हैं एक बॉडी है जो कि नेगेटिवली चार्ज है। इसका क्या मतलब है ये भी आप समझ लीजिए। नेगेटिवली चार्ज का मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। यदि 5 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन सिर्फ 2 ही हैं, 3 हैं, 2 हैं, या कुछ भी ऐसे, मतलब 5 से कम है। या पॉजिटिवली चार्ज, सेम चीज़। पॉजिटिवली चार्ज में क्या होगा, अगर हम पॉजिटिवली चार्ज की बात करें, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में जो हमारे प्रोटॉन की संख्या होती है वो ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन से, दैट्स इट। तो हम चार्जिंग ऑफ कंडक्शन जो होता है ना, चार्जिंग ऑफ कंडक्शन को बेसिकली डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसको हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट मेथड से चार्ज करना। कैसे, देखते हैं हम। जैसे कि एक बॉडी है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। हमने क्या किया, एक हमने अनचार्ज न्यूट्रल बॉडी लिया, ये अनचार्ज है, अनचार्ज यानी कि न्यूट्रल बॉडी है ये, ठीक है। और हमने क्या किया, इन दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया वायर से। अच्छा, ये जो हम ले रहे हैं कंडक्टर है, क्योंकि कंडक्टर में ही चार्ज फ्लो होता है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। हमने दोनों को जब कनेक्ट किया तो आंसर क्या निकला कि दोनों पे इक्वल चार्जेस सेपरेट हो गए। फॉर एग्जांपल, पहले इसमें 3 3 6 चार्ज थे, तो अब दोनों में 3 3 करके चार्ज आ जाएंगे। तो ये इस तरीके से होता है। अच्छा, ये होगा कब? ये तभी होगा, इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ़, इट इज़ पॉसिबल only if shape and size and material of both conductor is same, यानी जब दोनों कंडक्टर का सेम, यानी जब दोनों कंडक्टर का शेप, साइज़, मटेरियल सेम हो जाता है तो ही ऐसे कंडीशन बनता है कि यदि मेरे पास एक Q चार्ज है और दूसरा मेरे पास O चार्ज है, मतलब 0 चार्ज है, दोनों को जब मैं आपस में कॉन्टैक्ट में से लाऊंगा तो होगा क्या कि दोनों पे Q/2 का चार्ज आ जाएगा। सो इसको हम कहते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन, डायरेक्ट मेथड। दूसरा होता है चार्जिंग बाई इंडक्शन। ये क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं हम। ये होता है विदाउट कॉन्टैक्ट, इसको हम विदाउट कॉन्टैक्ट कहते हैं। इंडक्शन तो आपने शायद सुन ही लिया होगा, बट ठीक है, चलिए। जैसे कि अपने पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगेन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमने क्या किया, एक न्यूट्रल बॉडी लिया, हमने एक न्यूट्रल बॉडी लिया ये, और न्यूट्रल बॉडी में हमने क्या किया। अच्छा, जब हम इसके पास न्यूट्रल बॉडी ले जाएंगे तो हमको पता है न्यूट्रल बॉडी में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव साइन को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ। ओके, अच्छा, ये भी एक चीज़ है कि पॉजिटिव कभी अट्रैक्ट नहीं होता है,
आपको तो बात पता होगा, पॉजिटिव कभी अट्रैक्ट नहीं होता है, पॉजिटिव बीच में रहता है, नेगेटिव रिपेल होकर दूर जा जाएगा इसमें। मान लेते ये बॉडी ए है, ठीक है। हमने क्या किया, एक अच्छा इस कंडीशन को क्या कहेंगे, जब ये कंडीशन को कहते हैं पोलराइज। जब चार्ज सेपरेट हो जाता है ना, चार्ज सेपरेट ड्यू टू अनदर चार्ज, तो इसको पोलराइज होना कहते हैं, अनदर चार्ज, ठीक है। ओके, ठीक है। हमने क्या किया, एक हमने कंडक्टर लाया दूसरा, एक सेकंड बॉडी लाया बी, और मैंने इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट किया तो जो इसके चार्जेस इसमें फुल हो जाएंगे, तो हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो अब हुआ क्या इसमें कि एक तो हमारे पास ये था जो हम पहले लाए थे बॉडी, दूसरा ये बॉडी आ गया जिसमें सिर्फ पॉजिटिव बचा, क्योंकि देखो यहाँ से जितने भी नेगेटिव है, अच्छा ये जो हम लाए हैं ना, ये हमारा न्यूट्रल बॉडी था, ये इसके इलेक्ट्रॉन जो भी थे इसमें सभी चले गए हैं, तो ये पॉजिटिव बच गया पूरा। दूसरी चीज़, ये जो हमारा बी वाला हम लाए ये पूरा नेगेटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि सारे चार्ज इसमें ट्रांसफ़र हो गए। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, चार्जिंग करते हैं हम विदाउट कॉन्टैक्ट, इंडक्शन की मदद से। अच्छा, इसमें एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है आप लिख लीजिए, जो नियर एंड होगा उस पर अपोजिट पोलैरिटी, जो फार एंड होगा उस पर सेम पोलैरिटी। क्या मतलब है इसका, मैं आपको समझा देता हूँ। देख, आप नोट्स बनाइए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपने 11th क्लास में देख ही लिया होगा, अपने नोट्स अगर नहीं बनाए तो क्या हुआ होगा। सो आप नोट्स बनाइए क्योंकि 12th क्लास में नोट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। बाद में आप जब वन शॉट देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अच्छा देखिए, इस चीज़ का क्या मतलब है। जैसे कि यहाँ पे हम नेगेटिव बॉडी लाएँ, तो नेगेटिव ने क्या किया, जो इसके नियर एंड है, क्या है, नियर एंड है, तो नियर एंड ये था, तो नियर एंड पे ऑपोजिट पोलैरिटी आएगा, यानी कि अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, नियर एंड पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन वहीं यहाँ यदि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लाता तो यहाँ पे नेगेटिव आता, और फार एंड पे क्या आता, फार एंड पे आता सेम पोलैरिटी, यानी सेम पोलैरिटी, ये भी नेगेटिव दूर वाले एंड पे। तो यदि मैं पॉजिटिव लाता तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, अगर मैं नेगेटिव लाऊँ तो नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव लाता तो पॉजिटिव हो जाता है। ओके, चलो ठीक है। नाउ एक और इसमें हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। क्या एग्जांपल दूँ आपको मैं, चलो ठीक है, मैं आपको पॉजिटिव वाला करके दिखाता हूँ। लेट्स से अपने पास ये बॉडी है पॉजिटिव, एग्जांपल, ठीक है। लेट्स से हमारे पास ये पॉजिटिव बॉडी है और हम इसको एक न्यूट्रल बॉडी के पास ले जाते हैं। लेट्स से दिस इज आवर बॉडी, न्यूट्रल बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड। ओके, मैंने क्या किया, जब मैं पॉजिटिवली चार्ज को न्यूट्रल के पास ले जाऊँगा, अगेन यहाँ पे क्या आएगा, नियर एंड पे क्या होगा, अपोजिट पोलैरिटी आएगी, तो प्लस का अपोजिट नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, पॉजिटिव आ जाएगा फिर। ओके ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको अर्थिंग कर दी। अर्थिंग, ये अब आपको इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो सकती है जो मैं भी आपको बता देता हूँ। ये जो साइन है ना, ये अर्थिंग का साइन होता है। किसका साइन होता है, अर्थिंग का। ये साइन होता है अर्थिंग का साइन, अर्थिंग साइन। ओके, ना जो अर्थिंग होती है ना, ये ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, इतने जितने आप सोच सकते हो। क्या हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और जाके इसको न्यूट्रलाइज कर दी, तो इसमें बचेगा क्या, सिर्फ क्या बचेगा, सारे इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव को हटा दिया, तो इसमें सिर्फ नेगेटिवली चार्ज बचेगा बस। तो इस तरीके से हम बिना छुए किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। पहले वाले मेथड में देखा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लगा हमने किया था इस बॉडी में। अच्छा, पहले वाले में देखा हमने डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आया था। यहाँ पे देखा हम दूर दूर रख के भी चार्ज कर सकते हैं। तीसरा जो होता है चार्जिंग बाई फ्रैक्शन होता है, जो हम शुरू करते हैं अभी। चार्जिंग बाई फ्रैक्शन। अच्छा गाइज, मेरी राइटिंग थोड़ी सी बेकार है, थोड़ी सी ख़राब है, तो आप कृपया मैनेज कर लीजिएगा। चार्जिंग बाई फ्रैक्शन अब हम बात करेंगे।
सो ये होता है बाई रबिंग। अच्छा देखो ये होता कैसे, अब देखते हैं। फ्रिक्शन यानी क्या होता है कि बॉडी है, लेट्स से दिस इज बॉडी, हमने इस बॉडी पे एक दूसरी बॉडी ली और क्या किया, हमने रब कर दिया। तो रब करने से क्या होता है ना कि इसके कुछ चार्जेस इसमें चले जाते हैं। तो अभी क्यों होता है आप ये समझिए, ठीक है। तो मान लेते हैं बाई रबिंग हमने इस चीज़ को रब करने लगा। जैसे कि आपको मैं अगर रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं तो हम क्या करते हैं, जैसे कागज़ का पन्ना फाड़िए आप, थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा उसका एक, और अपने बाल में एक पेन लीजिए, पेंसिल लीजिए, उसको थोड़ा सा रब किए और उसमें आप सटाएंगे तो आप देखेंगे कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस वो बन रहा है, और वो जो पन्ना है जो आपने टुकड़ा फाड़ा है वो उड़ेगा, नॉट उड़ेगा, वो सट जाएगा उसमें, तो वो दिखाता है कि वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो जब हम रबिंग करते हैं तो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी डेवलप होता है ना। अब क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं 11th क्लास, तो आपको काइनेटिक एनर्जी ठीक से पता होगा। काइनेटिक एनर्जी से क्या होता है, थर्मल एनर्जी डेवलप हो जाता है। थर्मल एनर्जी भी आप लोग को पता होगा, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। और थर्मल एनर्जी से क्या होता है, अब देखिए आउटर मोस्ट एक एनर्जी आता है, मैं बताता हूँ क्या होता है इसमें बेसिकली। एंड इलेक्ट्रॉन आ जाता है बाहर, इलेक्ट्रॉन बाहर। क्योंकि 11th क्लास में एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें बताया जाता है इलेक्ट्रॉन के पास एक बाइंडिंग एनर्जी होती है कि अगर हम उसको एनर्जी दे दें तो अपने एटम से बाहर कूद के आ जाएगा। यही होता है कि जब हम रब करते हैं ना दो बॉडी को, जब दो बॉडी को हम ऐसे रब करते हैं, मान लो हम ऐसे ऐसे रब कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी डेवलप होता है और उस काइनेटिक से थर्मल एनर्जी डेवलप होता है। और जो एनर्जी होता है ना, इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करता है और बाहर कूद के आ जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाता है। नाउ कौन से बॉडी से किस में जाएगा, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। ये मैं लिख लेता हूँ, आप लोग लिख दीजिएगा, किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन किस दूसरे बॉडी में जाएगा, ये डिपेंड करता है मटेरियल पे। ओके नाउ ठीक है। तो अभी हमने वेज ऑफ चार्ज पढ़ लिया पूरा अच्छे तरीके से, समझ भी आ गया होगा आपको। कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज जब होता है ना, तो ट्रांसफ़र ऑफ मास भी होता है। क्यों होता है सुनिए, देखिए जैसे मान लेता हूँ यही मेरी बॉडी है, इसमें मान लेता हूँ मैं 5 इलेक्ट्रॉन पहले, अच्छा हटाइए इसको भी, एक बॉडी है 5 इलेक्ट्रॉन थे पहले, ये मान लेता हूँ लेट से ए, और इसमें मान लेता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन थे लेट से बी। ये ए है, ये बी है, मैंने रब किया, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। तो ट्रांसफर ऑफ जब हम चार्ज करते, अच्छा इलेक्ट्रॉन का भी मास होता है, आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन का मास। तो इलेक्ट्रॉन का जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है, भले छोटा सा मास है, ठीक है, नेग्लिजिबल करते हैं हम, लेकिन जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाए तो मास तो होगा। तो जब ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज होता है तो ट्रांसफ़र ऑफ मास भी होता है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी यूज़ होगा। ओके अच्छा, एक बहुत छोटी सी हम बात करते हैं जो कि आपको तो लगभग पता ही चल जाती है 6-7 क्लास से कि 2 पॉजिटिव चार्ज जब आपस में रखा हो तो वो रिपेल करता है नेगेटिव हो तो भी रिपेल करेगा, एंड पॉजिटिव नेगेटिव हो तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो छोटी सी चीज़ें है, बता दिया जाता है कि लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब हम एक इम्पॉर्टेंट लॉ पढ़ने जा रहे हैं, उस लॉ का नाम क्या होगा, लेट से मैं क्या बता दूं आपको, चलिए अब हम पढ़ते हैं कूलम्ब लॉ। कूलम्ब लॉ पढ़ते हैं हम। नाउ कूलम्ब लॉ क्या कहता है, कूलम्ब लॉ बेसिकली इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस ही है, इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस, ठीक है। कैसे है मैं बताता हूँ आपको। कूलम्ब लॉ क्या कहता है कि लेट से अपने पास एक बॉडी है, बॉडी नॉट एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 ठीक है। अच्छा, चार्ज के बीच में हमने क्या किया, एक सेपरेट डिस्टेंस कर दिया, इनके सेंटर के बीच से एक डिस्टेंस हमने बना दिया, ये R डिस्टेंस का। अच्छा, आपने अगर ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा हो ना तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, बट ठीक है देखते हैं। मान लेते हैं अपने ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो इस चार्ज 2 के द्वारा ना इस चार्ज 1 पे जो फोर्स लगेगा उसको हम कहते हैं F12, यानी कि फोर्स 1 पे लगा ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 लिख देता हूँ, उसका क्या मतलब होता है, फोर्स ऑन 1
ड्यू टू 2। अच्छा, इस चार्ज 1 के वजह से चार्ज 2 पे भी लगेगा। सो F21, सो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ओके, अब क्या होता है, इन दोनों में चार्ज लगता है। अच्छा, जो ये F जो ये हमारा फोर्स लगता है ना, फोर्स, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ 2 चार्जेस। सेंटर ऑफ 2 चार्जेस क्या मतलब है इसका? देखिए, मतलब ये है कि जो ये फोर्स होता है ना, अच्छा ये जो चार्जेस है, तो इसको रिपेल भी कर सकता है। अगर मान लेता हूँ पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इसको रिपेल इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, लेकिन इसने ये जो रिपेल होता है ना वो सीधे होता है। यानी कि जो फोर्स लगता है ना, फोर्स एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, ये लाइन ज्वाइनिंग में लगता है सीधे एकदम, ये लाइन ज्वाइनिंग होता है, सेंटर टू सेंटर होता है। ओके, ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये लॉ क्या कहता है कि जो इसका फोर्स होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके चार्ज के प्रोडक्ट के। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस। जो फोर्स लगता है इन दोनों में वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के। अच्छा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, इनके डिस्टेंस के। ओके, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ जब मैं दोनों को सॉल्व करूँगा तो अपने पास आएगा Q1 Q2/r²। ये 1 में क्वेश्चन मान लेते हैं, 2 ऑन सॉल्विंग बोथ 1 and 2 तो ये आएगा। अच्छा, आपको एक चीज़ तो पता चल ही गया होगा अभी तक कि जहाँ भी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होता है उसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे वो कांस्टेंट आता है K Q1 Q2/r²। नो, इसी को हम कोलम्बियन फार्मूला कहते हैं। दिस इज़ आवर कूलम्ब फार्मूला। और इसकी एक्चुअली आपको पक्का ये 2-3 नंबर में क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में मिल जाएगा। यस, ना हम कुछ बातें करते हैं जो यहाँ पे की आया है, दैट इज़ व्हाट। इसको हम कहते हैं ऐसे, वैसे तो इसका कुछ खास नाम नहीं है, इसको हम कांस्टेंट ही कहते हैं। ये हमारा कांस्टेंट है जो कि डिपेंड करता है बेसिकली। ना ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम, डिपेंड अपॉन मीडियम, ये डिपेंड करता है मीडियम पे। यदि चार्जेस पानी में हो तो अलग फोर्स लगेगा, एयर में हो तो अलग फोर्स लगेगा, कहीं और जैसे कि किसी और लिक्विड में हो तो अलग फोर्स लगेगा। तो ये जो के है ये डिपेंड करता है, बेसिकली कांस्टेंट तो है लेकिन डिपेंड करता है मीडियम पे। नौ के की वैल्यू भी होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और अच्छा ये की वैल्यू तब होती है फॉर स्पेस एंड वैक्यूम, यहाँ पे होती है। ओके, ठीक है, अब मैं आपको और बता, अच्छा देखिए, जो यहाँ पे हम फोर्स की बात किए थे, ये होता क्या है, दोनों फोर्स बराबर ही होता है। यानी कि जो F12 होता है ना माइनस F21 होता है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं F21 जो होता है माइनस F12 होता है। तो दोनों फोर्स आपस में बराबर ही होते हैं, बस एक नेगेटिव साइन का फ़र्क होता है दोनों का साइड। आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों चीज़ बराबर ही है। ओके, नो, क्योंकि ये यहाँ पे मैंने बताया जो कि होता है वो डिपेंड करता है मीडियम पे, तो जो हमारा फोर्स होता है ना, फोर्स डिपेंड अपॉन मीडियम, तो ये फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड अपॉन मीडियम। ओके, नाउ मैंने तो आपको ये बता ही दिया कि के की वैल्यू हर मीडियम में अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। नाउ जो के की होती है वो वैल्यू होती है 1/4 में 4πε, जहाँ पे इसको हम परमिटिविटी कहते हैं, परमिटिविटी। अच्छा, परमिटिविटी क्या होता है इसको हम अगले लेक्चर में देखते हैं, अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके ओके। नाउ अच्छा, जो यहाँ पे मैं बात किया हूँ 2 चार्जेस की, दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो 2 चार्जेस हैं ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। पॉइंट चार्जेस से क्या मतलब होता है, पॉइंट चार्जेस से? पॉइंट चार्जेस से मतलब होता है कि ऐसे इतने छोटे चार्ज जो कि बहुत छोटे हो बेसिकली, तो क्या इतने बड़े चार्ज पॉइंट चार्ज होंगे? यस, अगर मैं इनको बहुत दूर रख दूँ ना, बहुत दूर,
तो ये बिहेव करेंगे एक पॉइंट चार्जेस की तरह, ठीक है। ओके, नाउ पॉइंट चार्ज डिपेंड ऑन डिस्टेंस एट रिलेटिव टर्म। तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस इट इज रिलेटिव टर्म। ये क्या है? एक रिलेटिव टर्म है। ओके, अब छोटा सा एक कॉन्सेप्ट और है इन्वर्स स्क्वायर लॉ का, आप वो भी देख लो। इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है? ये लॉ इन्वर्स स्क्वायर लॉ कि जो मेरा फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर का। अभी मैंने आपको ऊपर बताया। इसका क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है, अच्छा इससे एक छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाता है 1-2 नंबर का, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। मतलब क्या होता है कि यदि मैं फोर्स को बढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरा डिस्टेंस उससे स्क्वायर गुना कम होगा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आर को, जो आर है, आर यानी कि यहाँ पे रेडियस है, इसको मैं हाफ़ करता हूँ, तो फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो नया फोर्स होगा वो बताना है। सो फोर्स को यदि मैं आर से कम करता हूँ, उन्हें हाफ़ करता हूँ, इसको मैं हाफ़ कर दिया, हाफ़ यानी कि 1/2 अच्छा यहाँ हटाइए, मैं आपको इधर दिखाता हूँ। यदि मैंने रेडियस को हाफ़ किया, ठीक है, तो फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा? नए फोर्स पे। तो अपने पास क्या है? ये मैंने इसको 1/2 कर दिया, 1/2 का स्क्वायर, तो हुआ क्या? ये ऊपर जाके क्या होगा? ये 4 हो जाएगा। ये शायद आपको कॉन्सेप्ट पता हो। तो जो नया फोर्स होता है ना, वो 4F हो जाता है। मीन्स कि जो हमारा नया फोर्स होगा 4F हो जाएगा। अगर मैं रेडियस को कम करता हूँ तो फोर्स मेरा बढ़ जाता है, यही कहता है। और इसका ग्राफ भी बनता है ऐसे टाइप में। ये मेरा F होता है, हमारा R होता है। R यानी कि क्या? व्हाट? सेपरेशन। हमारा इस तरीके से एक ग्राफ बनता है। तो ये ग्राफ भी कभी कभी पूछ लिया जाता है 1-2 नंबर में, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो रहा बहुत। अब हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखेंगे, जो कि पेपर में आता ही आता है और पूछ ही लिया जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। ओके, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ। वेक्टर फॉर्म क्या होता है कूलम्ब लॉ का? कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म। और एक चीज़ और है कि एक हमारा बोर्ड फेवरेट टॉपिक है, बहुत बार पूछा गया है, बोर्ड फेवरेट टॉपिक, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता रखा था कि अपने पास एक फोर्स है, एक चार्ज है, सही है, Q1, दूसरा चार्ज है Q2। ये इसके डिस्टेंस सेंटर से, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इसमें इधर फोर्स लगाएगा, F1 F2 1। ओके, नाउ इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, ये तुमको पता है। R का मोड कहते हैं। अच्छा, या हम यूँ कह दें R2 माइनस R1, बात बराबर ही है। हम इधर से इधर जब जाएंगे तो हम डिस्टेंस लेंगे R2 माइनस R1, और इधर से इधर जब आएंगे तो हम डिस्टेंस लेंगे R1 माइनस R2। ओके 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 ओके, ठीक है। नाउ जब हम फोर्स लिखते हैं F12 वाला, तो हम कैसे लिखते हैं? अच्छा, फोर्स क्या होता है? फोर्स एक, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड होगा प्लस डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड भी होता है और प्लस डायरेक्शन भी होता है। नाउ क्योंकि आप 11th क्लास पढ़ चुके हो, तो आपको वेक्टर के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। तो मैग्नीट्यूड यानी कि कोई भी नंबर 3, 4, 5, और डायरेक्शन यानी कि किधर है, एक्स में है, वाई में है, जेड में है, ये सब टाइप, ठीक है। फोर्स मैंने आपको भी अभी बताया कूलम्ब लॉ में कि जब ये इस पर फोर्स लगाएगा तो लगाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ R मॉड स्क्वायर कर देते हैं हम बेसिकली, ठीक है। बट एक क्वेश्चन के डायरेक्शन किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ होगा जी, बेसिकली तो इधर की तरफ होगा, तो ठीक है, हम लेंगे R1 माइनस R2। अच्छा, एक और चीज़, ये कैसे पता चलेगा आपको? ये डायरेक्शन है हमारा, बेसिकली डायरेक्शन ही तो है ये हमारा। तो जब यहाँ पे फोर्स 1 2 पे लगा रहा हो ना, 1 के द्वारा फोर्स 2 पे लगा रहा हो, तो R1 R2 लेंगे। इस तरीके से आपको याद हो सकता है, नहीं तो अगर आप ऐसे याद करें तो जल्दी याद नहीं होता है बेसिकली। वैसे ये समझा जाता है, याद तो नहीं किया जाता है, लेकिन पहले समझने के लिए अगर 1 के द्वारा फोर्स 2 पे लगा रहे हैं तो R1 माइनस R2 होगा, ठीक है। ओके ओके, अब ये तो हमारा डायरेक्शन तो है नहीं, बेसिकली हमारा वेक्टर है, इसको यूनिट डायरेक्शन में कैसे लिखें?
सो 2 मिनट दीजिए आपको, मुझे कुछ करना था। ठीक है, तो Q1 Q2 अपॉन में R² मोड का। अच्छा, एक चीज़ आपको आइडिया होगा, जब हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं लाइक, तो हम क्या करते हैं, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई ए का मैग्नीट्यूड। ये तो आपको आइडिया होगा ही, क्योंकि 11th क्लास में ये चीज़ बढ़ा दिया जाता है। सेम चीज़ यहाँ पे हम करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे, यहीं पे हम इसका यूनिट वेक्टर लिखने की कोशिश करेंगे। तो यूनिट वेक्टर क्या आएगा इसका, सिंपल है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाई R1 माइनस R2 वेक्टर का मोड, नहीं? ओके, तो ये एक्चुअली इसका आंसर आएगा क्या, हम ये देखने की कोशिश करें। तो अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा कि Q1 Q2 अपॉन, अच्छा R1 माइनस R2 वेक्टर तो होगा ही, लेकिन अपॉन में, अच्छा यहाँ पे जो R था, दिस इज दिस R1 माइनस R2, सो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर और R1 माइनस R2। ओके, नाउ दोनों सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और ये वाला सेम चीज़ यहाँ पे। ओके, अच्छा डायरेक्शन लगाना मत भूलिएगा आप, इम्पॉर्टेंट है यही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सेम चीज़ आप ट्राई कर सकते हो 2-1 के लिए भी, मैं करके दिखा देता हूँ, बस आप एक बार डिराइव कर लेना खुद से, खुद से डिराइव कर लेना कैसे होगा। सेम चीज़, सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, Q2 और अपन अब देखो, ये 2 के द्वारा 1 पे लग रहा है, तो नीचे में आएगा R2 माइनस R1 का होल क्यूब, और यहाँ भी R2 माइनस R1। ओके ठीक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ग्रेविटेशन पढ़े होंगे तो ग्रेविटेशन में आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, फोर्स इज इक्वल टू G(m1 m2) अपॉन में R²। और ये ग्रेविटेशन के लिए, और आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक अभी पढ़ा है कूलम्ब लॉ, तो सेम फॉर्मूला नहीं दिख रहा कुछ, R² m1 m2 Q1 Q2 G(k), ये दोनों सेम ही है। ये बस फ़र्क ये है कि बड़े मास के लिए लगाया जाता है, ये छोटे मास में लगाया जाता है। ओके, ना वो हम कुछ अब ग्रेविटेशन मैंने कह ही दिया है, तो इनके बीच की हम कुछ सिमिलैरिटी भी देख ही लेते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटी हैं। सो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या हैं इन दोनों के बीच में। पहली सिमिलैरिटी क्या लिख सकते हैं हम, हमको दिख रहा है इन्वर्स स्क्वायर लॉ दोनों में वैलिड है। सो इन्वर्स स्क्वायर लॉ मैंने आपको बताया था, अभी आप समझ चुके होंगे शायद। इन्वर्स स्क्वायर लॉ वैलिड है दोनों में, मैंने आपको भी बताया था F, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ तो दोनों में लगता है। और एक्ट अलोंग लॉन्ग जॉइनिंग, यानी कि दोनों जो है ना वो एक्ट करते हैं, एक्ट अलोंग लाइन जॉइनिंग, दोनों लाइन जॉइनिंग की तरह एक्ट करते हैं। यानी कि क्या बताया था मैंने, इसका मतलब कि ये जो फोर्स लगेगा वो सिर्फ सीधे सीधे लगेगा, इसके सेंटर की तरफ लगेगा, इधर नहीं लगेगा ना इधर लगेगा। ओके, ये फोर्स सीधे लगेगा, ना इधर लगेगा ना इधर लगेगा। ओके ठीक है। अच्छा, अब सिमिलैरिटीज़ हो गई, तो कुछ डिससिमिलैरिटी भी होती हैं, डिफरेंस भी होता है। हमेशा तो ऐसा नहीं सिमिलैरिटी ही होती हैं। अब डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या है। सो हम अब देखेंगे डिफरेंस, नहीं? ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस होता है एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है ना, ये रिपल्सिव होता है। क्या होता है? रिपल्सिव होता है, एज वेल एज अट्रैक्टिव भी होता है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने देखा ना जी, यदि हमारे दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तो रिपेल कर देगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो अट्रैक्ट कर देगा। लेकिन जो हमारा एफ ग्रेविटेशनल होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, वो कभी भी रिपल्सिव नहीं होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। रिपल्सिव होता है तो आज हमारी पूरी दुनिया ही नहीं होती यार। दूसरा क्या है, एफ ग्रेविटेशन जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है। यानी कि इस ब्रह्मांड में कोई भी दो मासेस हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है, वो भी अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता। मीडियम MEDIUM, ठीक है मीडियम। लेकिन एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक हमने क्या देखा,
ये तो डिपेंड करता है मीडियम पे। सो ये डिपेंड्स ऑन मीडियम में डिपेंड करता है। पानी में कुछ अलग, एयर में कुछ अलग, अलग मीडियम में अलग। तीसरा क्या है पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स है, बेसिकली स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन एफ ग्रेविटेशनल क्या है, वीक फोर्स है। अच्छा, क्या वीक फोर्स है? इतना वीक है भाई, इसने तो हमारे अर्थ और सन मून को मान रखा है, इतना वीक है? नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ वीक फोर्स देन एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से कमज़ोर है वो, वीक मतलब ऐसा वीक नहीं है, बहुत स्ट्रॉन्ग है भी, लेकिन इससे कम है। अब चलो इसे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम इस सेशन को एंड करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू एफ जी फॉर 2 इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड एट ए पी है सम distance apart charge place apart। ठीक है, ओके। नाउ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन में आपको बता देता हूँ, दिस इज़ 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, कमेंट में मुझसे एक बच्चा पूछ रहा था यहाँ पे माइनस आएगा नहीं, ऑब्वियस बात है सर, माइनस आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। के की वैल्यू मैं बता देता हूँ आपको, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और मैं क्या बता दूँ आपको, चलो जी की वैल्यू भी दे देता हूँ, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ऑप्शन है आपके पास, एक ही 10 की पावर 10, दूसरा ऑप्शन आपको दे देता हूँ मैं, लेट्स से 10 की पावर 20, 10 की पावर 30 और 10 की पावर 40। दिस इज़ डी ऑप्शन। नाउ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है ना, चलो आप ये एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई करना, मैं इसको आपको बता देता हूँ। यकीन करता हूँ कि आप लोग वीडियो पॉज कर दिए होगे यार, इतने अच्छे बच्चों कर तो दिए ही होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे बताना मैं शुरू करता हूँ ये चीज़। सो हम पहले देखते हैं एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला है पहले आप ही देखिए। बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ एफ ई टू एफ जी, यानी कि अरे सॉरी आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा, 2 मिनट। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक टू एफ ग्रेविटेशनल, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल का हमको रेशियो बताना है फॉर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो कि कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और इनके कुछ वैल्यूज़ हैं, तो हमको इसी का बेसिकली रेशियो बताना है इलेक्ट्रोस्टैटिक अपन ग्रेविटेशनल का। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, वो होता है कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और एफ ग्रेविटेशनल क्या होता है G M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। ना ये करते हैं, तो ये करेंगे ना, तो ये इससे कट जाएगा, ये बच जाता है, ये हमारा बच जाता है। दिस इज के Q1 Q2 अपॉन में G M1 M2। ठीक है। अच्छा, अगर हम ये मान के चले कि हमारा जो दोनों मासेस है वो सेम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो है, इलेक्ट्रॉन ये भी है, इलेक्ट्रॉन ये भी है, इलेक्ट्रॉन का मास सेम, इलेक्ट्रॉन का मास सेम। ठीक है, तो के क्यू स्क्वायर अपन में जी एम स्क्वायर। नाउ के की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है यहाँ पे, आप देखिए, के की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9। सो 9 इंटू 10 की पावर 9। अच्छा, क्यू जो है चार्ज, उसकी वैल्यू मैंने बता रखी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 का स्क्वायर होल स्क्वायर अपॉन में जी की वैल्यू कितनी बता रखी है मैंने, 6.6 देखिए 6.67 इंटू 10 की पावर -11, 6.67 इंटू 10 की पावर -11। और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये भी बता रखा है मैंने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बता रखा मैंने 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। सॉरी, सो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 का होल स्क्वायर। नाउ जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू
9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्स जो आंसर आता है वो 10⁻42 आता है, यानी कि हम 10⁻40 पे आंसर यहाँ पे टिक मार सकते हैं, यानी कि ये आंसर आएगा। नाउ अब आप बोलोगे यार सॉल्व कैसे करें जी, ये तो 9th क्लास का पार्ट है, इतना तो एक्चुअली आपको आना ही चाहिए यार क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो फिर कैसे होगा। तो आप इतना कर लेना। तो यहाँ से हमको एक चीज़ पता चलता है कि जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो किसके बराबर होता है, 10 गुना बड़ा होता है F ग्रेविटेशनल से, जो कि काफ़ी बड़ा फोर्स है यार। ठीक है, नाउ आप लोग के लिए होमवर्क दे देता हूँ मैं। सेम क्वेश्चन हाँ, ट्राई सेम क्वेश्चन। आप इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन रख लीजिएगा, और मैं मास ऑफ प्रोटॉन आपको बता देता हूँ। मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा आपका 1.672 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, सेम क्वेश्चन ट्राई करिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।